अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लासेस किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से सिंपल क्लासेस को यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है और सी प्लस प्लस में क्लास बनाने का सिंटैक्स, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का सिंटैक्स और कुछ बेसिक्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आपके सामने एक फ़ाइल ओपन है, प्लेग्राउंड डॉट सी पी पी के नाम से। ये मैंने फ़ाइल जो है वो सेव की हुई है और इसके अंदर मैंने एक बेसिक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी राइट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम। उसके बाद मैंने नेम स्पेस जो है वो इंक्लूड की हुई है एस टी डी। एस टी डी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। और एक मेन का फंक्शन है, उसके अंदर कुछ जो है हमारे स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद रिटर्न की स्टेटमेंट है। तो ये एक सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को अगर आप लिखते हैं और जैसे ही वो प्रोग्राम आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो कंप्लीट होती हैं, प्रोग्राम जो है वो आपका क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास जो प्रोग्राम ऑन रन होता है उसकी विंडो जो है वो विद इन अ सेकंड जो है वो शो होती है और फ़ौरन से जो है वो क्लोज़ हो जाती है, तो हमें आउटपुट जो है वो नहीं पता लगता। तो प्रोग्राम को एट दी एंड उसके आउटपुट को रोकने के लिए ये मैंने कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कमेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, फॉलोइंग कोड इज़ टू स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग एग्जिट। जैसे ये स्टेटमेंट्स आएंगी आपका प्रोग्राम इन स्टेप्स के ऊपर आकर रुक जाएगा। और ये मैंने एक सिमुलेट किया हुआ है, एक तरह से यूज़र से एक ऑप्शन पूछता हूँ। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है और यूज़र को जो है हम मैसेज प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एंटर एनी डिजिट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। और उसके बाद सिंपल एक जो है वो सीन लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ तक आएगा तो यूज़र के पास ये मैसेज जो है वो प्रिंट होगा। जब तक यूज़र कोई डिजिट एंटर करके एंटर प्रेस नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम जो प्रीवियस हमारा स्टेटमेंट्स होंगी जिनका आउटपुट आपने ऑलरेडी प्रिंट किया होगा तो वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्टे करेगा। तो इसलिए जो है ये कोड जो है वो एट दी एंड जो है वो लिखा गया है। अदरवाइज़ आपके पास अगर सी लैंग्वेज का आप सिंटैक्स यूज़ करें तो वहाँ पर आपके पास करेक्टर का फंक्शन होता है और आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एस टी डी आई ओ एच फाइल के अंदर जो है वो फंक्शन जो है आपको मिल जाता है, लेकिन हम सी प्लस प्लस को स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वो सिंटैक्स यूज़ नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि क्लास क्या होती है। क्लास की जो डेफिनेशन है, क्लास को डिफाइन किया जाता है, क्लास इज़ अ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, जिस तरह आप लोग देखते हैं कि बाज़ार से आपको एक बाउल जो है वो मिलता है स्टार शेप का या मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, और आप जो है उसके साथ जो है केक जो है वो बनाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह ईंटें या ब्रिक्स बनाई जाती हैं तो उनके लिए एक जो है वो बॉक्स सा होता है जिसको फिल करके जो है उसमें से जो है वो निकाला जाता है मटेरियल, तो उसकी शेप भी बॉक्स जैसी हो जाती है। तो इसी तरह से कपड़ों के ऊपर पैटर्न प्रिंट करने के लिए आप जो डाई यूज़ करते हैं उसको भी टेम्पलेट जो है वो बोला जा सकता है। तो जो उर्दू मीनिंग होता है टेम्पलेट, उसको सांचा बोला जाता है, जिससे किसी चीज़ को सींचा जाता है या सांचा जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं और हमने ये बनाना होता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, कैसा उसको हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम जो है क्लास जो है यूज़ करते हैं और हम जो है क्लास की डिफाइन करते हैं, क्लास इज़ अ टेम्पलेट। तो क्लास सी प्लस प्लस के अंदर कैसे बनाई जाती है, क्लास बनाने का बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ क्लास का कीवर्ड। क्लास जो हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जावा के अंदर रिजर्व वर्ड है, सी प्लस प्लस के अंदर रिजर्व वर्ड है। तो यहाँ पर जो आप क्लास का कीवर्ड देते हैं, उसके बाद आप अपनी क्लास का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नाम लिखता हूँ माई क्लास।
इसके बाद हमें करली ब्रेसेस जो है देनी होती हैं। ये मैंने दो करली ब्रेसेस डिफ़ाइन कर दी जो क्लास का स्कोप डिफ़ाइन करती हैं कि हमारी क्लास जो है उसका टेम्पलेट जो है वो फर्स्ट करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और हमारी इस करली ब्रेस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेकंड जो करली ब्रेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर जो है वो एंड हो रहा है। और करली ब्रेसेस के बाद आपने सेमी कोलन जो है वो लाजमी लगाना है। तो सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ तक हमने एक क्लास का टेम्पलेट डिफ़ाइन कर दिया जिसका हमने नाम रखा माई क्लास, और उसके बाद हमने करली ब्रेसेस लगाई और उसके बाद सेमी कोलन हमने लगा दिया। तो ये बड़ा सिंपल सा है। आपसे कहा जाता है डिफ़ाइन अ क्लास, तो आप डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है डिफ़ाइन अ क्लास स्टूडेंट, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लास का कीवर्ड लिखना है, स्टूडेंट क्लास का नेम लिखना है और दो करली ब्रेसेस लगाकर उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो यहाँ तक आपने क्लास डिफ़ाइन कर ली। अब इस क्लास के अंदर आपसे कहा जाएगा कि आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको, हमने कहा था लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर कि हम उनको डिफ़ाइन करते हैं सिंपल। हमारी फंडामेंटल जो टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट, चार, इन टाइप्स के अंदर जो है हम अपने क्लास के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा क्लासेस के अंदर। हमने कहा कि क्लासेस के अंदर जो है हमारा जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो चार हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और डाटा हेडिंग, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज हम जो है पहले दो प्रिंसिपल्स को देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहता है कि आप जो है क्लास का डाटा और उसके फंक्शंस जिन्होंने उस डाटा के ऊपर ऑपरेट करना होता है उनको आप एक ही जगह, एक ही कंटेनर के अंदर या एक ही जो है प्लेस के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर मेंशन करेंगे। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं क्लास, माई क्लास से लेकर और उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन तक, इसको क्लास डेफिनेशन भी बोला जाता है, क्लास स्पेसिफायर भी बोला जाता है। तो आप इसकी दोनों नाम जो है वो याद कर लें, क्लास स्पेसिफायर और क्लास डेफिनेशन। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्लास के अंदर वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो क्लासेस के अंदर वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास सिंपल जो सिंटैक्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास माई क्लास है, तो इसके अंदर मैंने जब भी वेरिएबल बनाना है, मैंने अभी कहा कि हम जो है फंडामेंटल डाटा टाइप्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ माई क्लास के अंदर इंट ए, तो ये हमारा एक वेरिएबल जो है क्लास का क्रिएट हो गया। इसी तरह से मैं करता हूँ इंट बी, एक और मैंने क्लास का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स को एक क्लास के अंदर कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से जो है हम फंडामेंटल टाइप्स को मिलाकर अपनी क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जहाँ तक मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्लास से लेकर सेमीकोलन तक, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगी तो सिर्फ कंपाइलर जो है अपने पास अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करेगा। यहाँ कोई मेमोरी रिजर्व नहीं की जाएगी अनटिल कि हम उसका ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाते। तो यहाँ तक सिर्फ जो है ये एक टेम्पलेट है, इसकी मेमोरी के अंदर जो है वो कोई जगह जो है ये नहीं लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम ये वेरिएबल्स क्लास के अंदर बनाते हैं हम इनको हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करने का मकसद क्या था। हमारा मकसद ये था कि हमने अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो है उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एज अ डाटा मेंबर जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ तो ये बात जो है आपको क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद जब हम डाटा मेंबर की बात करते हैं तो क्लास के अंदर चाहे हम डाटा लिखें या हम उसके फंक्शंस लिखें तो दोनों को कहा जाता है एज अ मेंबर। तो जो हमारा
फील्ड्स होंगी, इनको फील्ड्स भी बोला जाता है डाटा मेंबर्स को, तो इनको जो है हम क्या कहेंगे कि ये हमारे डाटा मेंबर्स हैं। फील्ड्स हो गई, या हमने जो फंडामेंटल टाइप्स के वेरिएबल्स यूज़ किए, या यहाँ पर क्लास टाइप के वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, दूसरी क्लासेस के वेरिएबल भी आ सकते हैं, और हमारे पास जो है यहाँ पर अरेज भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम इनको बोलेंगे, जहाँ हमने डाटा स्टोर करना है क्लास के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एज अ डाटा मेंबर्स। इसी तरह से जो हमारे फंक्शंस हैं, इनको नाम दिया जाता है फंक्शन मेंबर्स का। और हमारी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिस तरह से स्मॉल टॉक है, जावा है, या दूसरी हमारे पास सी शार्प वगैरह है, तो इनके अंदर इनको फंक्शंस को, जो ऐसे फंक्शन जो क्लास के अंदर हम लिखते हैं, उनको मेथड्स का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मुख्तलिफ बुक वाले जो है वो मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे जो पहली हमने बात की, कि हमने कहा एनकैप्सुलेशन क्या है, कि क्लास को डिफ़ाइन करना और उसके अंदर जो है डाटा और उसके फंक्शन एक साथ डिफ़ाइन करना, जो है वो हमारा कहलाता है एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर जो है, अगर हमने एनकैप्सुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो डाटा मेंबर हैं, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसका नाम होता रखते हैं सेट डाटा, और ये दो पैरामीटर लेता है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ये मैं आप देख लें कि मैं क्लास के अंदर लिख रहा हूँ, और ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जब इनके अंदर ये हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको साइन कर देता हूँ क्लास के वेरिएबल्स को। तो अब देखिए, मैंने एक क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स लिए, ये दोनों जो है हमारे डाटा मेंबर्स हैं, और सेट डाटा जो है हमारा वो फंक्शन मेंबर है। तो ये दोनों हमारे कहलाएंगे डाटा मेंबर, एंड ये फंक्शन मेंबर, या हम इसको मेथड बोलेंगे। हमारी क्लास के अंदर एक जो है वो मेथड एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों चीज़ें जो है मैंने अपने इस क्लास के स्पेसिफायर, या इसको क्लास डेफिनेशन भी बोला जाता है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, मेंबर्स को, इसके करली ब्रेसेस या इसकी बॉडी के अंदर डिफाइन किया। तो इतना कंसेप्ट जो है ये हमारा कहलाता है एनकैप्सुलेशन। डाटा और फंक्शंस को एक ही हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, एक ही टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा एनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब हम कुछ रियल एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें मज़ीद जो है वो क्लियर हो सके। जी, मेरे पास एक प्रोग्राम है जो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस बाय रॉबर्ट लाफोर की बुक से लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हमने जो है वो क्लास का नाम रखा। तो स्टार्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है वो डिफाइंड डायरेक्टिव्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है स्टेटमेंट है। हमारे पास यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्मॉल ओबीजे, ये बेसिकली हमारी क्लास का नाम है, और हमारी क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड हो रही है इस सेमीकोलन पर, जहाँ तक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये हमारी पूरी क्लास का एक टेम्पलेट है। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर हमने डिफाइन की क्लास, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डाटा टाइप का, और उसके बाद जो है हमने कुछ जो है फंक्शन, दो फंक्शन सेट डाटा एंड शो डाटा जो है वो क्लास के अंदर हमने लिखे हुए हैं। तो हमारी इस क्लास के अंदर जो है एक डाटा मेंबर है और दो हमारे पास जो है वो फंक्शन मेंबर्स या मेथड्स हैं। अब आप यहाँ पर जो है नोट करेंगे कि यहाँ पर दो कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनसे हम अब तक जो है वो फेमिलियर नहीं है। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट एंड सेकंड इज़ पब्लिक। ये दोनों क्या है? हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज़ डाटा हाइडिंग। हमने कहा था कि हम क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी एक्सेस आउटसाइड क्लास के से जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो उस उन मेंबर्स को दूसरी क्लासेस या क्लास के बाहर जो भी कोड है वो उनको एक्सेस कर सकता है, और अगर हम ना चाहें तो हम इसको जो है वो एक्सेस से रोक सकते हैं।
तो यहाँ मैं हमारी जो माई क्लास है इसके अंदर आपको समझाता हूँ कि ये हम हाइड कैसे कर रहे हैं। देखिए मेरे पास एक क्लास मैंने ली माई क्लास, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल है। मैं एक वेरिएबल कर देता हूँ ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें कि प्राइवेट और पब्लिक जो है वो क्या करता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ए। ये मेरे पास क्लास के अंदर सिर्फ एक मेंबर है, डाटा मेंबर ए, और मैं इसको क्लास के बाहर अपने जो मेन वाला फंक्शन है इसके अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और मैं स्टेटमेंट देता हूँ a इज़ इक्वल टू 10 या 29 कर देते हैं। देखें यहाँ पर वो हमें मैसेज दे रहा है a इज़ अनडिफाइंड, आइडेंटिफायर a इज़ अनडिफाइंड। तो बेसिकली अब उसको ये वेरिएबल मिल नहीं रहा कि ये वेरिएबल कहाँ पर है। वो क्लास के अंदर तो मौजूद है लेकिन मेन के स्कोप के अंदर नहीं है, क्लास के स्कोप के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। अगर यही काम जो है अगर मैं क्लास के स्कोप के अंदर करता तो वहाँ पर ये करना जो है वो ठीक था, क्योंकि वो वेरिएबल क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है और हमारा कंपाइलर जो वो जानता है कि वो वेरिएबल जो वो क्लास के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जो ये हमें नहीं दे रहा, आल्दो कि हमें बता रहा है कि इस तरह से जो है वो आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको डिक्लेयर करने का एक और तरीकाकार है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इसके स्कोप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अनडिफाइंड जो है वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट ये आता है कि हम क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे जो मेंबर्स हैं वो ऑब्जेक्ट के होते हैं, ना कि क्लास के। अभी हमने स्टार्ट के अंदर कहा था कि ये जब हम स्टेटमेंट देते हैं क्लास डेफिनेशन की तो ये जस्ट एक टेम्पलेट है, इसकी मेमोरी के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब मेमोरी के अंदर क्लास टेम्पलेट की एग्जिस्टेंस नहीं है तो इस टाइम तक जो है वो आपकी क्लास का जो वेरिएबल है ए वो भी मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होता है क्लास का, जिसके ऊपर जो है हम उन मेंबर्स को यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे माई क्लास और हम उसके ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ओबीजे। और यहाँ तक जब हमने ये स्टेटमेंट दी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं। क्लास को जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी कहा जाता है कि आपने मुख्तलिफ फंडामेंटल डाटा टाइप्स को मिलाकर अपनी एक डाटा टाइप बना ली। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप लिखेंगे इंट ए। तो अब जो है ये माई क्लास बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पर इंट जो है वो फंडामेंटल डाटा टाइप है, तो माई क्लास जो वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। जहाँ जैसे यहाँ पर ए है वैसे ही यहाँ पर जो है वो ओबीजे मैंने अपनी क्लास के वेरिएबल का नाम लिखा। क्लास का जो वेरिएबल होता है इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है, और इंस्टेंस क्रिएट करना कहा जाता है जब हम किसी क्लास का वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिंटैक्स है क्लास के वेरिएबल को क्रिएट करने का। अच्छा, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अब हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे ए ओबीजे डॉट ए इज़ इक्वल टू 5। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो क्लास है उसके अंदर जो ए हमारा वेरिएबल है उसको जो है हमने वैल्यू असाइन करनी है 5। जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं माई क्लास ओबीजे और आगे सेमी कोलन देते हैं, तो आप जानते हैं कि जब हम लिखते हैं इंट ए और सेमी कोलन तो हमारा ए वेरिएबल जो है वो मेमोरी के अंदर डिफाइन हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी तो अब हमारी टेम्पलेट को देखते हुए हमारा जो कंपाइलर है वो एक वेरिएबल जो है उसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली मेमोरी के अंदर क्रिएट कर देगा और उसका नाम होगा ओबीजे। फिर क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है या इंस्टेंस बोला जाता है, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हो जाता है तो अब जो है आप उसके जो डाटा मेंबर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ओबीजे ए इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए के नीचे मुझे जो रेड कलर की लाइन दे रहा है और मेरे पास मैसेज आ रहा है मेंबर माई क्लास ए डिक्लेयर्ड एट लाइन 8 इज़ इनएक्सेसिबल। अब वो कहता है कि ये जो मेंबर ए है भले आपने उसको लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब मेजर जो हमारा एक रूल है कि जब आप क्लासेस के अंदर प्राइवेट या पब्लिक का कीवर्ड नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट तमाम मेंबर्स की एक्सेस जो है क्लासेस के अंदर प्राइवेट होती है। तो बेसिकली ये ए इक्विवेलेंट है कि अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से प्राइवेट ए, तो ये
जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि अगर ये मैं प्राइवेट नहीं भी लिखता तो भी ये प्राइवेट है, और अगर मैं लिखता हूँ तो भी ये प्राइवेट है। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, हमने कहा हमने डाटा हाइडिंग के लिए जो है हम ये यूज़ करते हैं। ये जो प्राइवेट का कीवर्ड है इसको एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। हमने कहा क्लासेस के अंदर जो है यूजुअली डाटा को प्राइवेट रखा जाता है और अब फंक्शंस को पब्लिक रखा जाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। आप इनको जो है वो चेंज कर सकते हैं ऑन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन यूजुअली ऐसा किया जाता है कि डाटा प्राइवेट और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको पब्लिक जो है वो रखा जाता है। तो प्राइवेट हमारा यहाँ क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो ए वेरिएबल है वो क्लास के अंदर प्राइवेट है। इट मीन्स कि ये वेरिएबल सिर्फ क्लास के अंदर तो एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप प्राइवेट का कीवर्ड नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लासेस के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो अब मैंने इसको जो यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये वेरिएबल हमारा प्राइवेट है, इसलिए जो है हमने जो है उसको एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये जो है वो प्राइवेट है, इसको आप क्लास से बाहर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। और मेन जो है वो हमारा क्लास से बाहर है, इसलिए जो हमें वो एरर दे रहा है कि यहाँ पर जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर कोई मेथड होता मेरे पास void a b c, और इस मेथड के अंदर मैं करता हूँ a इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये मुझे एरर नहीं देगा। यहाँ पर एरर इसलिए नहीं दे रहा कि a जो है वो प्राइवेट है किसका, माई क्लास का। तो क्योंकि ये पार्ट है माई क्लास का, तो ये जो मैंने मेथड लिखा ए बी सी, ये भी मैंने उस क्लास के अंदर लिखा है, उस क्लास के स्कोप के अंदर लिखा है, तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा। जबकि मेन जो है वो क्लास का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो ए जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक्सेस जो है वो क्लास के बाहर भी दूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको प्राइवेट के कीवर्ड को चेंज कर सकता हूँ या एक्सेस मॉडिफायर को चेंज कर सकता हूँ पब्लिक से। जब मैंने पब्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं obj.a इज इक्वल टू 5 जो है यहाँ पर हमारा जो है वो एरर जो था वो रिमूव हो गया। तो अब ये वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है एबीसी वाले मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर, और क्लास के बाहर मेन के अंदर भी एक्सेसिबल है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक जो है वो यूज़ किया जाता है क्लास की एक्सेस को, क्लास मेंबर्स की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कि क्या हम जो उनकी एक्सेस क्लास के बाहर के कोड को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और इसी का नाम है डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि आप जो है क्लासेस के डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को, कि एक्सीडेंटली या कोई दूसरा कोड जो है वो आपकी क्लास के विद इन कोड को या उस क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक और चीज़ जो है आ रही है, दैट इज़ हमारे पास है कि डॉट, हम लिख रहे हैं ओबीजे, उसके बाद डॉट या जिसको पीरियड भी बोला जाता है डॉट ए, इसको कहा जाता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। डॉट जब हमारा यूज़ होता है एज अ क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो है हमारा यूज़ होता है क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल स्मॉल ओबीजे के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या इंकैप्सुलेट किया, हमने एक्सेस को कैसे कंट्रोल किया, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए, और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो क्लासेस के ऊपर जो कैसे कॉल किए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्लास को डिफाइन किया स्मॉल ओबीजे, उसके बाद हमने प्राइवेट का कीवर्ड दिया और उसके आगे हमने लिखा कोलन। प्राइवेट के कीवर्ड के आगे कोलन जब हम लिख देते हैं और इसके आगे, अब देखें सबसिक्वेंटली प्राइवेट के कोलन के बाद हम जितने भी मेंबर देंगे वो तब तक जो है वो प्राइवेट कंसीडर होंगे तमाम मेंबर्स, जब तक हमारी क्लास क्लोज नहीं हो जाती या जब तक हमारे पास कोई दूसरा एक्सेस मॉडिफायर आगे नहीं आ जाता। तो यहाँ पर एक मेंबर जो है हमने दिया, ये मेंबर जो है अगर मैं स्टेटमेंट के आगे इंट सम डाटा के आगे कुछ भी स्टेटमेंट्स देता हूँ तो कुछ भी मेंबर्स देता हूँ तो वो सारे के सारे मेंबर बी भी हमारा प्राइवेट होगा। अगर मैं 4 सी दे देता हूँ तो ये भी हमारा प्राइवेट होगा। तो जब तक हमारे पास ये अगला पब्लिक नहीं आ जाता तब तक जो है सी प्लस प्लस जो है इसको ट्रीट करेगी कि ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो फंक्शन हो या चाहे वो वेरिएबल हो, वो सारे के सारे ट्रीट होंगे एज अ प्राइवेट। अब क्योंकि हमारे पास एक मेंबर था
एंड सम डाटा। इसके बाद जो है हमने एक और कीवर्ड यूज़ कर दिया पब्लिक, और उसके आगे कॉलन लगा दिया। अब यहाँ से जो है हमारे पास पब्लिक जो एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। हम ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि भाई इसके आगे जितने भी मेंबर आ रहे हैं उनको आपने पब्लिक रखना है, या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर उनको जो है हमारा प्रोग्राम के अंदर जो है क्लास के बाहर का कोड भी एक्सेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए, सम डाटा और शो डाटा, और इन दोनों को हमने लिखा हुआ है पब्लिक के बाद, और ये दोनों जो है वो हमारे ट्रीट होंगे पब्लिक। अब इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर हमने इनकैप्सुलेशन क्या की, हमने सम डाटा, डाटा मेंबर, सेट डाटा एंड शो डाटा, इन तीनों को हमने एक ही टेम्पलेट के अंदर, एक ही जो है वो हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया, तो इसको हमने नाम दिया इनकैप्सुलेशन का। उसके बाद हमने प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई कर दी अपने क्लास के मेंबर्स की। तो ये हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सेकंड प्रिंसिपल डाटा हाइडिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है सेट डाटा, बेसिकली कर क्या रहा है, सेट डाटा जो हमारे पास जो है एक पैरामीटर ले रहा है डी, और उस पैरामीटर के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू जो है इसके इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो एक इंटीजर वैल्यू या इसको एज अ आर्गूमेंट जो है एक वैल्यू देगा, वो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं सम डाटा को। इसके बाद जो है हमने एक फंक्शन जो है और लिखा शो डाटा का, वो सिंपली क्या कर रहा है, जो हमारी क्लास के अंदर सम डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो जब तक हमने ये कोड लिखा सेमीकोलन तक, यहाँ तक जो है हमारा प्रोग्राम जो है किसी किस्म की जो है वो कोई मेमोरी क्लास के लिए रिजर्व नहीं करता। अच्छा, अब इस क्लास को हमने यूज़ कैसे करना है, हम आए अपने मेन के अंदर, तो हमने अपने टेम्पलेट्स के ज़रिए दो वेरिएबल्स बना दिए, दो बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक का नाम रखा हमने s1 और दूसरे का नाम रखा s2। और ये बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट है कि अगर आप लिखते हैं इंट a कॉमा b, कि आपने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना दिए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने दो स्मॉल ओबीजे जो हमारी अपनी बनाई हुई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, हमने उसके दो वेरिएबल बना दिए s1 एंड s2। इसके बाद अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर्स और उसके जो फंक्शन मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो देखें, क्योंकि हमने डाटा मेंबर को लिखा हुआ है प्राइवेट, हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने एक इंटरफेस बना दिया कि हमारी क्लास के अंदर किसी ने इंटरफेयर करना है तो वो पब्लिक फंक्शन जो है उनके ज़रिए करेगा। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन लिखा सेट डाटा, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रही है, लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं सिर्फ सिंपली सेट डाटा, तो ये सेट डाटा जो क्लास के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, फंक्शन जो हैं, उन्होंने ऑपरेट करना है किसके ऊपर, जब क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके ऊपर जो है हम ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लास के ऊपर जो है हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा तब तक जो है हम उसके जो फंक्शन मेंबर्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे वो एरर दे रहा है, और वो कह रहा है कि सेट डाटा जो है वो अनडिफाइंड है, ये फंक्शन जो है मुझे मेन के अंदर जो है या हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको नहीं मिल रहा क्योंकि वो हमारे क्लास के अंदर। तो हमने क्या करना होता है, हमने ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को एक्सेस करना होता है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि s1 जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर सेट डाटा है। तो हमने यहाँ पर ये डॉट का ऑपरेटर लगाया जिसके अभी मैंने नाम आपको बताया, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये डॉट का सिंबल या एक पॉइंट कह लें या पीरियड कह लें, ये आपका यूज़ होता है एज अ क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपने डॉट लगाया, उसके बाद आपने कॉल किया सेट डाटा को। अब आप ये कह रहे हैं कि सेट डाटा के s1 के ऊपर सेट डाटा को ऑपरेट करो। तो सेट डाटा क्या करता है, वो अभी हमने ऊपर जो उसको डिफाइन किया हुआ है कि वो हमसे एक इंटीजर वेरिएबल लेता है और उसको असाइन कर देता है हमारे क्लास के जो डाटा मेंबर है सम डाटा उसको। तो हमने इसको जो है वो वैल्यू दी 1066। तो ये वैल्यू हमारे पास जाएगी पहले डी के अंदर, और उसके बाद जो है ये वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी सम डाटा वाले वेरिएबल को। इसी तरह से हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी 1776, और ये भी हमारी जो है वो असाइन हो जाएगी हमारे इस सम डाटा वाले वेरिएबल को। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात यह है कि ये जो सम डाटा वाला वेरिएबल है ये हमारी क्लास के अंदर डिफाइन ज़रूर है, वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहा है, लेकिन ये सम डाटा जो है हमारे ये दोनों मेंबर जो है इनके लिए एक ही नहीं होगा, बल्कि s1 का अपना सम डाटा वेरिएबल होगा, s2 का अपना सम डाटा का वेरिएबल होगा।
तो ये बात याद रखिएगा कि क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैरी करते हैं। मतलब आपने इधर 10 वेरिएबल दिए तो हर ऑब्जेक्ट के अपने 10 वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर S1 अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास जो है ये 106 जो असाइन हो जाता पहले S2 को, और अगले स्टेटमेंट के अंदर यही जो वैल्यू है हमारी S1 को भी असाइन हो जाती है और S2 को भी असाइन हो जाती। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे उनके जब वो मेमोरी के अंदर बनेंगे तो उनके अपने अपने डाटा मेंबर्स भी क्रिएट होंगे। इसलिए S1 की अपनी वैल्यू होगी और S2 की अपनी वैल्यू होगी। उसके बाद हमने जो है फंक्शन मेंबर एक और कॉल किया शो डाटा। अगेन हम यहाँ पर मैं बात रिपीट करता हूँ कि हम जो है सम डाटा वाले वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने एक इंटरफेस बना दिया। और इंटरफेस कैसे बनाया, हमने एक फंक्शन लिख दिया और उसका हमने नाम लिख दिया शो डाटा। तो वो शो डाटा जो है वो लिखा हुआ है हमने क्लास के स्कोप के अंदर। तो वो क्लास के स्कोप के अंदर होते हुए जो है वो उसके क्लास के अपने जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है। तो हमने वहाँ पर जो है शो डाटा के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट डाटा इज़ एंड आगे जो है वो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है और हमने लिखा सम डाटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो सम डाटा की प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको हम जो है रन करके देखते हैं हमारे पास जो है इसका क्या आउटपुट आता है। मैं इसको पहले बिल्ड कर लेता हूँ। जी मैं ये टर्मिनल विंडो के अंदर किया और यहाँ पर मैंने जो है रन बिल्ड टास्क जो है वो परफॉर्म किया। ये मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब मैं इसको टर्मिनल के अंदर जो है रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। मैं सबसे पहले फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम। जी हमारे प्रोग्राम का नाम है स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अगर आप मैक पे या लिनक्स पे बैठे हैं तो आपको सिंटैक्स देना होगा डॉट स्लैश और उसके बाद आप स्मॉल ओबीजे। तो ये प्रोग्राम का रिज़ल्ट आ गया। अगर आप सिंपल बैठे हैं विंडोज़ मशीन के ऊपर तो सिर्फ जो है आप लिखेंगे स्मॉल ओबीजे और एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कमांड लाइन कंपाइलेशन वाली वीडियो के अंदर। तो जैसे मैंने इसको रन किया आप देख सकते हैं कि इसने मुझे आउटपुट क्या दिया। यहाँ पर हम देखें क्या कर रहे थे, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 S2 और पहले वाले ऑब्जेक्ट को हमने असाइन किया 1066। हमने प्रिंट किया S1 के ऊपर हमने कॉल किया शो डाटा। शो डाटा क्या करेगा, जो S1 का डाटा होगा उसको शो करेगा। तो वो प्रिंट हो गया डाटा इज़ 106। इसके बाद हमने किया S2 डॉट शो डाटा। तो शो डाटा ये जो दूसरे वाला है अब ऑपरेट होगा S2 के ऊपर और उसके डाटा को शो कर देगा दैट इज़ 1776। तो ये कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट हैं कि क्लास एनकैप्सुलेशन किस तरह से होती है, सी प्लस प्लस के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स जो है वो कौन से होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर जो प्राइवेट पब्लिक क्या करते हैं, डाटा मेंबर किसे कहते हैं, फंक्शन मेंबर किसे कहते हैं, डॉट ऑपरेटर जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है और फंक्शन कॉल जो किस तरह से किया जाता है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर जब हम ये लिखते हैं S1 डॉट शो डाटा या सेट डाटा, इसको जो है मैसेज पासिंग, जिस तरह ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज के अंदर जो इसको मैसेज पासिंग कहा जाता है कि आप ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहे होते हैं कि भाई हमें जो है ये काम करके दो। फॉर एग्जांपल मैं S1 को जो है यहाँ पर मैसेज भेज रहा हूँ इस स्टेटमेंट के अंदर कि आप जो है इसका डाटा जो है वो शो करें। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो फंक्शन कॉलिंग भी इसको बोला जा सकता है और मैसेज पासिंग भी कुछ लैंग्वेज के अंदर इसको बोला जाता है। तो अब हम एक मज़ीद एग्जांपल देखते हैं थोड़ी सी इससे जो है ज़्यादा समझने के लिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट तो हमारी रियल किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो एक और देखते हैं एग्जांपल दैट इज़ क्लास पार्ट। देखें फर्स्ट करें कि आप कोई इन्वेंट्री बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पर कोई प्रोडक्ट तैयार होती है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई जो है वो गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं तो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना जो है पार्ट नंबर, मॉडल नंबर और उसकी जो है वो कॉस्ट होगी। तो अब हम जो है इस चीज़ को जी हमारी फैक्ट्री के अंदर जो है जो भी पार्ट का ऑब्जेक्ट है जो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं एज आ क्लास। तो यहाँ देखें कि हमने एक क्लास का कीवर्ड, उसके बाद हमने अपनी क्लास का नाम रखा पार्ट। तो यहाँ हम जो क्लास को डिफ़ाइन कर रहे हैं हमने जो है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर
स्पेसिफाई किया, हमने लिखा प्राइवेट, उसके बाद कोलन, और हमने उसके बाद जो है तीन जो है वो वेरिएबल बनाए, इंट मॉडल नंबर, इंट पार्ट नंबर एंड फ्लोट कॉस्ट। अब देखें कि हम तीन प्रॉपर्टीज़ उस पार्ट वाले ऑब्जेक्ट की अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। एक उसका मॉडल नंबर, एक उसका पार्ट नंबर और एक कॉस्ट। इन तीनों को जो है हम डाटा मेंबर भी बोलते हैं, इनको क्लास की फील्ड भी बोला जाता है। उसके बाद जो है हमने एक और एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई किया, दैट इज़ पब्लिक। और हमने दो फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन किए। पहला फंक्शन है सेट पार्ट और दूसरा जो है उसका नाम रखा हमने शो पार्ट। जो पहला हमारे पास फंक्शन है वो तीन वेरिएबल हमसे लेता है, इंट एम एन पार्ट नंबर के लिए, इंट पी एन नहीं इंट एम एन मॉडल नंबर के लिए, इंट पी एन जो है वो पार्ट नंबर के लिए, और फ्लोट सी जो है उसकी प्राइस या कॉस्ट के लिए। तो जब भी हमारी इस क्लास का यूज़र से मुराद है कि क्लास के बाहर का कोड जो है जब भी हमारे इस क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, सेट पार्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इसको जो है ये तीन जो है वो वैल्यूज़ जो है एज आ आर्गूमेंट जो है वो देगा, और हमारा ये फंक्शन जो है इन तीन वैल्यूज़ को असाइन कर देगा उस ऑब्जेक्ट के इन फील्ड्स को या इन प्रॉपर्टीज़ को या इन डाटा मेंबर्स को, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर एंड कॉस्ट को। इसके बाद एक और फंक्शन हमने लिखा शो पार्ट, जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद इन डाटा फील्ड्स को जो है वो आपके कंसोल के अंदर, टर्मिनल के अंदर जो है वो प्रिंट आउट कर देगा यूजिंग सी आउट। हमने लिखा मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और उसके बाद उसकी कॉस्ट। तो ये जो है हमारा शो का, तो दो हमारे पास फंक्शन मेंबर हैं क्लास के अंदर और तीन जो है वो हमारे पास क्लास के डाटा मेंबर्स हैं। इसके बाद हमने मेन के अंदर आए, हमने क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा पार्ट क्लास का नाम, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम हमने लिखा। तो हम जो है यहाँ पर वेरिएबल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, क्लासेस के अंदर हम जो कहते हैं ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका हमने नाम लिखा पार्ट 1, हमने उसके ऊपर कॉल किया सेट पार्ट और उसको असाइन कर दिया हमने उसका जो हमने पहला वेरिएबल हमने बनाया था दैट इज़ एम एन, और एम एन किसके लिए हमने यूज़ किया था, मॉडल नंबर के लिए। तो हमने पहले जो है ये 6244 जो है वो दिया उसका मॉडल नंबर, उसके बाद हमने उसका पार्ट नंबर 373 दिया और उसके बाद जो है हमने उसकी कॉस्ट दी 217.55 एफ, क्योंकि ये फ्लोट है तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जो है वो एफ जो है वो आपके कंपाइलर को बताता है कि ये फ्लोट वैल्यू है। और उसके बाद जो है हमने इस पार्ट के ऊपर जो है वो फंक्शन कॉल किया शो पार्ट, जो कि उसको शो कर देगा। तो यूँ बेसिकली हमने क्या किया कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी पार्ट एग्जिस्ट करती थी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता था, उसको हमने प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैनेज किया और हमने एनकैप्सुलेट कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ उसके फंक्शंस को। तो ये एक एग्जांपल थी, इससे बेहतर एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक और क्लास है इंग्लिश जो कि हमारी बता रही है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो इससे जो है आपको आइडिया जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें हमारे पास जो है डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए जो हम इंग्लिश डिस्टेंस यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो है फीट एंड इंचेस जो हम किसी भी लेंथ को मैयर करने के लिए या डिस्टेंस को मैयर करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो फीट और इंचेस जो हैं ये हमारे पास दो सेपरेट चीज़ें हैं। तो आपकी किसी चीज़ की लेंथ जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि वो 10 फीट और उसके बाद जो है 3 इंचेस की हो। तो अब ये दो अलग अलग चीज़ों को एक ही वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरह तो लिख सकते हैं कि 10.3 फ्लोट या डबल टाइप के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इंचेस अलग रहें और जो फीट हैं वो अलग रहें। तो हम क्या करते हैं, हम दो डाटा टाइप्स को मिलाकर अपनी एक डाटा टाइप बना रहे हैं और उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस क्लास का। तो हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर लिया कि आपके जो फीट होते हैं वो हमेशा होल नंबर के अंदर होंगे और जो आपके इंचेस हैं वो हो सकता है कि वो फ्लोट पॉइंट नंबर्स के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का, उन दोनों को हमने लिख दिया एज आ डाटा मेंबर ऑफ द क्लास डिस्टेंस। तो अब हमने क्या किया कि दो डाटा टाइप्स जो हमारी फंडामेंटल थी उनको मिलाकर हमने अपनी एक डाटा टाइप या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिस्टेंस बना ली। उसके बाद हमने इसके ऊपर एनकैप्सुलेशन अप्लाई किया। हमने क्या किया कि जिन
फंक्शंस ने या जो भी ऑपरेशन हमने इनके ऊपर परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन जो है वो हमने अपनी क्लास के अंदर लिख दिए। और हमने दो ऑपरेशन लिखे, सेट डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर सेट डिस्ट, हमने जो इसका नाम लिखा हुआ है, जो इनकी वैल्यूज़ लेगा आपकी जो है क्लास के बाहर के कोड से और इनको असाइन कर देगा। और उसके बाद जो हमने लिखा एक और गेट डिस्टेंस जो है यहाँ पर हमने बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि बजाय हम जो है उसको स्टैटिकली जो है मेन के अंदर वैल्यूज़ असाइन कर दें, हम यूज़र से वैल्यूज़ जो है वो लेकर वो असाइन करें। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर लिखा गेट डिस्टेंस। तो काम ये भी यही कर रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यूज़ को सेट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, यूज़र से लेकर। तो इसके अंदर हमने यूज़र से लेने के लिए यूज़र से इनपुट करने वाली लॉजिक अप्लाई कर दिया और हमने लिखा सी आउट एंटर्ड फीट। अब ये यूज़र के पास जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, यूज़र के पास मैसेज आएगा एंटर फीट, यूज़र फीट एंटर करेगा और वो असाइन हो जाएंगे हमारे फीट वाले वेरिएबल को। इसी तरह से फिर प्रॉम्प्ट किया जाएगा एंटर इंचज़, यूज़र जो है वो इंचज़ एंटर करेगा और वो असाइन हो जाएंगी हमारी इंचज़ को। तो सेट डिस्ट जो है वो हमारे एज आ आर्गूमेंट ले रहा है और गेट डिस्ट जो है ये हमारे यूज़र से जो है वो वैल्यूज़ लेकर जो है हमारे डाटा मेंबर्स को असाइन कर रहा है। उसके बाद हमने लिखा शो डिस्टेंस का फंक्शन, जो फीट और इंचज़ को जो है सिंपली स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कर रहा है कि हम फीट के साथ जो है वो सिंगल पोस्ट ऑफिस भी लगाते हैं और हम इंचज़ के साथ जो है वो डबल पोस्ट ऑफिस या कोट जो है वो शो करते होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये फीट है और ये इंचज़ हैं। अब इसकी क्लास का यूज़, जब हमने क्लास डिफाइन कर ली, इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, मेन के अंदर हमने दो जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, dist1 एंड dist2। हमने बेसिकली टू लेंथ्स जो है वो डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने dist1 जो था हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर हमने फंक्शन कॉल किया सेट डिस्ट और उसको हमने वैल्यूज़ दे दी 1 एंड 6.25, 11 एंड 6.25। तो ये वैल्यूज़ जो है वो असाइन हो जाएंगी dist1 वाले ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको हमने जो है वो वैल्यूज़ एज आर्गूमेंट नहीं दी, बल्कि हमने गेट डिस्ट का फंक्शन कॉल किया। वो यूज़र से इनपुट करेगा और वो वैल्यूज़ असाइन कर देगा dist2 वाले फंक्शन को। देन जो है हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, हमने क्या किया, मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर dist1 इज इक्वल टू, और इसके आगे हमने फंक्शन कॉल कर लिया शो dist1 के ऊपर शो डिस्ट, जो हमारे distance1 की जो वैल्यूज़ होंगी उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। फिर हमने जो है एक और मैसेज प्रिंट किया और उसके बाद हमने dist2 के ऊपर जो है शो डिस्टेंस को कॉल किया, तो उसने जो है सेकंड जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया मिला होगा कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से क्या मुराद है, कि आपने फंडामेंटल डाटा टाइप्स को मिलाकर अपनी एक डाटा टाइप जो है वो बना ली और उसके वेरिएबल्स जो है आप बनाकर और उनको यूज़ कर रहे हैं। अब इसको प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। मैं टर्मिनल में रन करता हूँ, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। जी मेरे पास ये हमारे प्रोग्राम का नाम है ENGLOBJ। मैं फ़ोल्डर से बाहर आ गया, पहले मैं फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। cd की कमांड से चेंज डायरेक्टरी कमांड, यहाँ जो है हमारे पास हम ls करके, आप जो है वो dir की कमांड से, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो dir और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सारी उस फोल्डर की जो लिस्टिंग्स होंगी वो आ जाएंगी, उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें एग्जिस्ट करती हैं। जी अब जहाँ पर हम लिखेंगे ENGLOBJ, देखें सबसे पहले जो है हमारे पास मैसेज आ गया। ये मैसेज क्यों आया, ये मैसेज जो है वो हमारे पास आ रहा है जब ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गेट dist2 फ्रॉम यूज़र। पहले वाले को तो हमने एज आर्गूमेंट दे दिया, वहाँ तक प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। जब वो ये स्टेटमेंट आएगी तो अब हमारा कंट्रोल जो है वो चला जाएगा इस dist2 ऑब्जेक्ट के लिए हमारी क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर जाकर ये गेट डिस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा और ये जो मैं स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट कर रही है कि आप जो है डिस्टेंस एंटर करें, फीट एंटर करें, किस वेरिएबल के लिए, dist2 वाले वेरिएबल के लिए। तो हम यहाँ पर फीट एंटर कर देते हैं 3। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इंचज़ एंटर करें, तो हम एंटर कर देते हैं 2.5 इंचज़। जी इसके बाद प्रोग्राम हमारा जो है वो आगे चलता है और वो क्या करता है, distance1 को प्रिंट कर देता है dist1 इज इक्वल टू, और उसके आगे जो है 11 जो हमने उसको पास किया था
डिस्टेंस 1 के लिए एज आ आर्गूमेंट, और उसके बाद 6.25 ये प्रिंट हो गया हमारे पास, ये 11 फीट एंड 6.25 इंचेस। उसके बाद हमारा डिस्टेंस डिस 2 का मैसेज प्रिंट हुआ, डिस 2 इज इक्वल टू, और उसके आगे जो हमने एंटर की थी वैल्यू 3 एंड 2.5 जो है वो हमारी प्रिंट हो गई। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके जो है क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को बना रहा है। आप चाहें तो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें, आप इसकी 10 ऑब्जेक्ट बना लें, 50 ऑब्जेक्ट बना लें, 1000 ऑब्जेक्ट बना लें, लेकिन याद करने की बात क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके यही डाटा मेंबर होंगे और हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके यही फंक्शन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक मेंबर हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो दूसरा मेंबर हो या कोई डिफरेंट मेंबर हो। तो क्लास जो होती है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इस क्लास से बनेंगे उन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। हमने एक ही टेम्पलेट से जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाए। अब आते हैं एक और रियल लाइफ एंटिटी के ऊपर, जिसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ज्योमेट्रिकल शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी हाइट एंड विड्थ से। दो ही जो है हमारे पास जो है हम इधर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसका कोई और प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल की जो है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का कलर क्या होगा वो भी ले सकते हैं, या आप जो है उसकी ओरिजिन या स्टार्ट रेक्टेंगल उसके एक्स वाई पॉइंट्स जो है वो भी ले सकते हैं। तो बहरहाल समझाने के लिए कि हमने कहा था कि ऊप के अंदर आप जो है रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं करते, सिर्फ आप उन प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करते हैं या यूज़ करते हैं जो आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अंदर चाहिए होती हैं। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, फ्लोट हाइट एंड फ्लोट विड्थ। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लिखा हमने सेट रेक्टेंगल, और वो भी दो पैरामीटर ले रहा है जो हाइट और विड्थ को जो असाइन कर देगा हमारे इस रेक्टेंगल के मेंबर्स को। इसी तरह से एक और फंक्शन बनाया शो रेक्टेंगल, जो प्रिंट कर देगा हमारी इस रेक्टेंगल को। अब देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है सेट रेक्टेंगल, ये क्या कर रहा है, ये इन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है और उसको वैल्यूज असाइन कर रहा है। शो रेक्टेंगल क्या कर रहा है, इनकी वैल्यूज को शो कर रहा है या यूज़ कर रहा है। इसी तरह से हमने एक और यहाँ पर मेंबर जो बना दिया, दैट इज़ एरिया। हम जानते हैं कि किसी रेक्टेंगल का एरिया जो रिप्रेजेंट किया जाता है हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमने एक फंक्शन बना दिया कि यूज़र या हम जिसको जो भी उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं रेक्टेंगल्स को, तो हमारा एरिया जो है वो उस रेक्टेंगल के एरिया को प्रिंट आउट करे। तो हमने यहाँ पर जो एक और जो है वो फंक्शन बनाया एरिया का, जो सिंपली जो है हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके और एरिया जो है वो रिटर्न कर रहा है। इसकी वर्किंग हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ली मायरेक्ट और उसको हमने जो है दो वैल्यूज असाइन कर दी 3.5 एंड 4.5, और उसके बाद हमने शो रेक्टेंगल कॉल किया और फिर हमने जो है उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कंपाइल किया हुआ है जी। देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल की हाइट दी थी 3.5 एंड 4.5। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा सेट रेक्टेंगल का तो ये इन वेरिएबल्स को वैल्यूज जो है वो असाइन कर देगा। उसके बाद जब हम शो रेक्टेंगल कॉल कर रहे हैं तो उसने जो है हमारे पास ये मैसेज प्रिंट आउट कर दिया रेक्टेंगल्स हाइट, और उसके बाद एंड विड्थ जो है वो दोनों हमारी जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास आउटपुट में आ गई। इसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट करने वाला मेथड कॉल किया या फंक्शन कॉल किया माई रेक्टेंगल एरिया। उसने जो है इन दोनों को 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करके जो उसका आंसर आया वो उसने एज आ एरिया जो है वो हमारा प्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम फ्लो को रोकने के लिए जो है वो स्टेटमेंट आ रही है कि आप जो है कोई भी डिजिट एंटर करें तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो यूँ जो है अब रेक्टेंगल जो है हमने क्या किया कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट किया हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ज़रिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो एक एग्जांपल छोटी सी और देख लेते हैं, दैट इज़ स्टूडेंट क्लास। कि हमने किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई क्लास स्टूडेंट। उसके बाद हमने प्राइवेट वेरिएबल प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई किया और उसके अंदर दो वेरिएबल लिए रोल नंबर एंड नेम। रोल नंबर जो है वो हमने इंटीजर टाइप का लिया और नेम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज आ स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है हमारे पास हम जो है करैक्टर अरे भी यूज़ कर सकते हैं, सी
बेस जो है वो हमारे स्ट्रिंग जो यूज़ की जाती हैं वो एज अ करेक्टर अरे यूज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग की। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और स्ट्रिंग का एस जो है वो स्मॉल होगा। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग की जो वर्किंग है या स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है ये डिफाइंड है हमारी स्ट्रिंग डॉट एच की फाइल के अंदर। तो मैंने ऊपर जो है उसको इंक्लूड किया हुआ है डिफाइंड डायरेक्टिव। आप देखते हैं अगर आप ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये स्ट्रिंग के ऊपर आपको एरर देगा अनडिफाइंड का। तो हमने क्या किया, इंक्लूड किया स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को, और उसके बाद जब मैं यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रिंग को एज अ डाटा टाइप। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया जो हमसे जो है वो स्ट्रिंग जो एंटर करेगा और स्ट्रिंग जो है हम उसको फिर जेसी आउट के ज़रिए प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमने सेट स्टूडेंट की एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया जो हमसे रोल नंबर और नेम लेगा और इनकी फील्ड्स को असाइन कर देगा। हम इसको डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम इसको थ्रू फंक्शन कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन वेरिएबल्स को आप पब्लिक डिक्लेयर कर दें और फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, तो फिर डायरेक्टली असाइन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारे डाटा मेंबर जो प्राइवेट रहें, तो हमने इनको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के स्कोप के अंदर लिखा। फिर हमने पब्लिक के अंदर जो है दो फंक्शन बना दिए, सेट स्टूडेंट एंड शो स्टूडेंट। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अब इस क्लास के मेन के अंदर जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहला स्टूडेंट वन, फिर स्टूडेंट टू, फिर स्टूडेंट थ्री, और सारों के ऊपर जो मैंने कॉल किया सेट स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट को मैंने रोल नंबर दे दिया 41 और नेम दे दिया जॉन, और उसको फिर मैंने प्रिंट आउट कर दिया। फिर दूसरे स्टूडेंट को मैंने रोल नंबर दे दिया 23 और नेम दे दिया एलिस, और फिर उसको प्रिंट कर दिया। और इसी तरह से तीसरे स्टूडेंट को रोल नंबर 12 और रॉबर्ट देकर मैंने प्रिंट आउट कर दिया। तो यहाँ तक बताने का मकसद इस पूरे लेक्चर के अंदर ये था कि आप सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को आप किस तरह से एक्सेस करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन कैसे अप्लाई की जाती है, डाटा हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कैसे अप्लाई की जाती है। तो आज की लेक्चर वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।